नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं उस अनदेखी ताकत की जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती है, और वो है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स। अब कंप्यूटर साइंस के भारी भरकम शब्दों से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असल में ये उन सभी चीजों की नींव हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं और पसंद करते हैं, हमारे सोशल फीड से लेकर हमारी फेवरेट मूवी तक। कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि अगली कौन सी फिल्म हमें पसंद आएगी? या फिर फेसबुक अरबों लोगों में से हमारे दोस्त को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लेता है? इन सभी सवालों का जवाब हमें सीधे आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले हिस्से में हम इस छिपे हुए इंजन पर से पर्दा हटाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या है जो सॉफ्टवेयर को चलाता है। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे अपनी किताबों की अलमारी समझिए। अब आप अपनी किताबें कैसे जमाते हैं? क्या जॉनर के हिसाब से, लेखक के नाम से, या फिर शायद रंगों के हिसाब से? जिस भी तरीके से आप उन्हें व्यवस्थित करते हैं, वही तय करता है कि जरूरत पड़ने पर कोई खास किताब कितनी जल्दी हाथ लगेगी। और अगर डेटा स्ट्रक्चर हमारी किताबों की अलमारी है, तो एल्गोरिदम को एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। ये एकदम सटीक स्टेप बाय स्टेप निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उस सारी व्यवस्थित जानकारी के साथ आखिर करना क्या है। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों अकेले काम नहीं करते। ये एक टीम है, एक डायनामिक डुओ। सही डेटा स्ट्रक्चर चुनने का मतलब है कि हमारा एल्गोरिदम तेजी से और असरदार तरीके से काम करेगा, और अगर चुनाव गलत हो गया तो बस सब कुछ एकदम धीमा पड़ जाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये क्या है। अब बात करते हैं कि डेवलपर्स इनकी परफॉर्मेंस को मापते कैसे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की दुनिया में स्पीड यानी गति ही सब कुछ है। तो सवाल ये है कि हम कैसे जानते हैं कि कोड का एक टुकड़ा दूसरे से बेहतर है? क्या स्टॉपवॉच का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर कंप्यूटर की स्पीड तो अलग होती है। इसलिए हमें एफिशिएंसी यानी कुशलता को मापने के लिए एक यूनिवर्सल तरीका चाहिए, और इसी के लिए आता है बिग ओ नोटेशन। इसे एक तरह की रेटिंग समझिए जो हमें बताती है कि कोई एल्गोरिथम दबाव में कैसा काम करता है, खासकर तब जब डेटा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये हार्डवेयर पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, ये तो बस शुद्ध गणित है। जरा स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ ओ लॉग एन एक बुलेट ट्रेन की तरह है। डेटा कितना भी बढ़ जाए, परफॉर्मेंस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। और दाईं ओर ओ एन स्क्वायर एक पुरानी गाड़ी की तरह है जो पहाड़ चढ़ रही हो। जैसे ही डेटा बढ़ता है, इसकी हालत खराब हो जाती है और परफॉर्मेंस एकदम गिर जाती है। परफॉर्मेंस को समझना हमें एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर लाता है, समझदारी से चुनाव करना। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सही काम के लिए सही टूल चुनने के बारे में है। तो इसका मतलब साफ है, कोई एक सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर नहीं है जो हर काम कर दे। ये एक टूलकिट की तरह है, और एक अच्छे डेवलपर की असली स्किल इसी में है कि वो काम के लिए सही टूल चुनना जानता हो। चलिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। एक एरे को एक नंबरी दवा के डिब्बे की तरह सोचिए। आपको तुरंत पता होता है कि 7वें नंबर की गोली कहाँ है। इसे कहते हैं O of 1 एक्सिस, मतलब एकदम फास्ट। लेकिन बीच में एक गोली डालना बड़ा मुश्किल काम है। वहीं दूसरी तरफ एक लिंक्ड लिस्ट एक खजाने की खोज जैसी है। हर आइटम अगले का रास्ता बताता है। किसी आइटम को ढूंढना धीमा है, O of n, लेकिन एक बार वो मिल जाए तो नया आइटम जोड़ना या हटाना बहुत तेज है, O of 1। लेकिन अब देखिए क्या होता है जब सीन में एंट्री होती है हैश टेबल की। जहां एक बाइनरी सर्च ट्री हमें सुपर फास्ट O of log n सर्च टाइम देता है, वहीं हैश टेबल औसतन लगभग इंस्टेंट यानी O of 1 परफॉर्मेंस का वादा करता है। ये तो सच में किसी जादू जैसा लगता है। और यही जादू हमें हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। इसे वो आहा मोमेंट समझ सकते हैं, जहां हम एक बहुत ही अनोखे और शक्तिशाली डेटा स्ट्रक्चर को करीब से देखेंगे, जो हमारे डिजिटल दुनिया की बहुत सी चीजों की रीढ़ है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा करना मुमकिन भी है? क्या हम वाकई में एक विशाल डेटाबेस से लगभग तुरंत कोई जानकारी निकाल सकते हैं? हैश टेबल इसी जादुई लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये ऐसे काम करता है। एक हैश फंक्शन एक जादुई मशीन जैसा है। इसमें आप कोई भी डेटा डालिए, जैसे कि नाम सोमा, और ये बदले में एक नंबर या इंडेक्स बनाकर दे देता है।
वो इंडेक्स हमें सीधे टेबल की उस जगह पर ले जाता है जहां डेटा स्टोर किया गया है। कोई सर्चिंग नहीं, बस एक सीधी छलांग। लेकिन इसमें एक समस्या है। क्या होगा अगर दो अलग-अलग इनपुट जैसे कि सोमा या कोई दूसरा नाम दोनों से एक ही इंडेक्स बन जाए? इसे कहते हैं कोलिजन, यानी कि टकराव। और यहीं से एल्गोरिथम के जरिए प्रॉब्लम को सुलझाने का असली खेल शुरू होता है। अब इन टकरावों को सुलझाने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला, सेपरेट चेनिंग, जहां हर स्लॉट में आइटम्स की एक लिस्ट बन जाती है। दूसरा, ओपन एड्रेसिंग, जिसमें अगर कोई स्लॉट भरा हो तो एल्गोरिदम पास की अगली खाली जगह ढूंढ लेता है। ये दोनों ही इस प्रॉब्लम को हल करने के बहुत ही शानदार तरीके हैं। तो चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ आज की टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा कौशल है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। ये बात इस विचार को एकदम सही तरीके से बयान करती है। प्रोग्रामिंग भाषाएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग का जो मूल है, यानी एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर, वो हमेशा वही रहता है। जब कोई ये समझ जाता है कि हैश टेबल कैसे काम करता है, तो वो किसी भी भाषा में उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो जावा का हैश मैप हो या पाइथन की डिक्शनरी, क्योंकि तब आप सिर्फ कोड नहीं लिखते, आप उसके पीछे की वजह जानते हैं। और अगर इस चर्चा ने और जानने की इच्छा जगा दी है, तो इस सफ़र को जारी रखने के लिए यहाँ कुछ शानदार किताबें हैं। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स यानी CLRS थ्योरी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, और ग्रॉकिंग एल्गोरिदम्स एक बहुत ही अच्छी तस्वीरों वाली गाइड है जिससे शुरुआत की जा सकती है। तो अंत में बस यही सवाल उठता है, सही डेटा स्ट्रक्चर के साथ कौन सी समस्या हल की जा सकती है? क्योंकि ये सिर्फ एक एकेडमिक विषय नहीं है, ये समस्याओं को सुलझाने का एक क्रिएटिव टूल किट है। इस ज्ञान के साथ हम अपने आसपास की दुनिया को एक नए नज़रिए से देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।